हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, संघर्ष जिसका है जारी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से अपनी सुदर्शन चक्र वाली माँ के सपने को पूरा करने के लिए पसीना बहा सकते हैं तो फिर आपका हमारे इस यूट्यूब परिवार में स्वागत है। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास का। क्योंकि मंजिलों ने हौसलों से कहा, मुझे पाना तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी माँ का सपना है, कोई मजाक नहीं। तो याद करते हैं उस सुदर्शन चक्र वाली माँ को और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को। किसको? ब्रिटिश कंपनी के जो भी महत्वपूर्ण गवर्नर हैं आज आपके सामने हम उनको पेश करेंगे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है या जिनके पूछे जाने की संभावना है उन सबको देखेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 शब्द मिलेंगे, एक तो गवर्नर मिलेगा, दूसरा गवर्नर जनरल, तीसरा वायसराय मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, ये तीनों शब्द एक ही हैं, बस समय समय पे इनका नाम बदल दिया जाता था। तो आपको पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला वायसराय कौन था, सारी चीज़ें क्लियर मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इनको याद भी करना ज़रूरी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करते हैं क्योंकि ये बंगाल का पहला गवर्नर था। तो इसका समय कब से कब तक था? तो 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, फिर 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक। इसका कार्यकाल जो रहता है 2 बार रहता है, एक बार 1757 से लेकर 60 तक रहता है, दूसरी बार 65 से लेकर 67 तक रहता है। तो देखते हैं इससे महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। तो प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। क्या बना? प्रथम गवर्नर बना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कब बना? तो ये 1757 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद? तो प्लासी के युद्ध के बाद। उस समय ये क्या था? अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अगला पॉइंट है कि इसे बक्सर के युद्ध के बाद दोबारा 1765 ईस्वी में गवर्नर बनाया गया। तो देख रहे हैं कि इसका दूसरा जो कार्यकाल रहता है 1765 से लेकर 67 ईस्वी तक रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बार इसे प्लासी के युद्ध के बाद बनाया जाता है और दूसरी बार बक्सर के युद्ध के बाद। अगला पॉइंट है कि बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। द्वैध शासन का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कहाँ पर? बंगाल में। द्वैध शासन होता क्या है? द्वैध शासन लागू जब हुआ तो कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच शासन का बंटवारा हो गया, जिसमें द्वैध शासन के तहत राजस्व वसूली, सैनिक व्यवस्था और विदेश नीति क्या हुई? अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। बंगाल के नवाब के हाथ में सिर्फ सत्ता रह जाती है, लेकिन जो कर वसूली हो गया, सैनिक व्यवस्था और विदेश नीति थी वो सीधे किसने ले लिया? अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। यही था द्वैध शासन, 2 लोगों का शासन। ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच का जो शासन था वही द्वैध शासन कहलाया। अगला जो आता है गवर्नर, वारेन हेस्टिंग आता है। कौन? वारेन हेस्टिंग आता है। इसका शासनकाल 1774 से लेकर 85 ईस्वी 1785 ईस्वी तक रहता है। इससे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, किसके अनुसार? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो किस एक्ट के बाद? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला पॉइंट है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। किसके अधीन? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। कौन कौन हो जाते हैं? तो मद्रास और बम्बई के गवर्नर। अगला पॉइंट है कि इस प्रकार कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ। कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग हुआ। जबकि गवर्नर कौन रहता है? तो रॉबर्ट क्लाइव रहता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन रहता है? तो रॉबर्ट क्लाइव रहता है। और गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो वारेन हेस्टिंग रहता है। कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग रहता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है गवर्नर और गवर्नर जनरल में। अगला पॉइंट है कि इन्होंने 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब और किसके शासनकाल में हुआ? तो 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में होता है। किसके? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में होता है। अगला पॉइंट है कि इसी के कार्यकाल में सर विलियम जेम्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? विलियम जेम्स ने किया था। किसने? विलियम जेम्स ने। कब किया? तो 1784 ईस्वी में। उस समय गवर्नर कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो सर विलियम जेम्स ने किया था। अगला पॉइंट है कि इसके कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। तो किसके शासनकाल में होता है? वारेन हेस्टिंग के। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन रहता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो वारेन हेस्टिंग रहता है। अगला पॉइंट है कि हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन को हटा दिया। बंगाल में द्वैत शासन को लगाया किसने था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। द्वैत शासन को हटाया किसने? तो वारेन हेस्टिंग ने हटाया था। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लगाने वाला रॉबर्ट क्लाइव, हटाने वाला वारेन हेस्टिंग था। अगला पॉइंट है कि यह पहला गवर्नर जनरल था जिसके ऊपर महाभियोग चलाया गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया था? तो किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग चलाया गया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण गवर्नर बनता है कॉर्नवालिस। कौन? कॉर्नवालिस। तो ये 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहता है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। अगला पॉइंट है कि इसके कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? कॉर्नवालिस के समय में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में होता है? तो वारेन हेस्टिंग के समय में होता है। अगला पॉइंट है इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कॉर्नवालिस से संबंधित पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता कौन था? तो कौन था? कॉर्नवालिस था। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में होती है। तो ये एक ऐसा गवर्नर था जिसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? भारत में होती है। किसकी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अगला जो महत्वपूर्ण है सर जॉन शोर है। कौन है? सर जॉन शोर, जिसका शासनकाल 1793 से 98 ईस्वी तक रहता है। इससे संबंधित एक पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि अहस्तक्षेप की नीति को किसने लाया? तो किसने लाया था? सर जॉन शोर ने लाया। किसने? सर जॉन शोर ने अहस्तक्षेप की नीति को लागू किया या लाया। अगला लॉर्ड वेलेजली, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को शुरू किया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सहायक संधि को किसने शुरू किया? तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। अगला पॉइंट है किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
लॉर्ड वेलेजली के समय में होती है। जबकि द एशियाटिक ऑफ सोसाइटी बंगाल की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? तो वारेन हेस्टिंग के समय में होती है। इसकी स्थापना किसने किया था? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तो सर विलियम जेम्स ने किया था। अगला पॉइंट है कि इसके कार्यकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। तो द्वितीय किसके शासनकाल में होता है? वारेन हेस्टिंग के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में? कॉर्नवालिस के समय में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में होता है? तो लॉर्ड वेलेजली के समय में। यहीं से आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1799 ईस्वी में ये टीपू की मृत्यु होने के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कि यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कौन? तो लॉर्ड वेलेजली। अगला जो महत्वपूर्ण आता है गवर्नर जनरल, वो आता है लॉर्ड मिंटो। कौन आता है? लॉर्ड मिंटो। 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक रहता है। तो इससे संबंधित पॉइंट है कि इसके समय में अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई? तो 1809 ईस्वी में होती है। किसके किसके बीच में होती है? तो अंग्रेजों और राजा रणजीत सिंह के बीच होती है। उस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम रहता है। अगला कौन आता है? तो हेस्टिंग आता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा वारेन हेस्टिंग आया था, लेकिन इसका जो नाम है हेस्टिंग है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक रहता है। इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं कि इसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। किसके शासनकाल में? तो हेस्टिंग के समय में होता है। तथा संगौली की संधि हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध होने के बाद संगौली की संधि होती है, जिसमें क्या संधि के शर्त के अनुसार शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल अंग्रेजों को मिल जाता है। संगौली की संधि के शर्त के अनुसार कौन कौन सा क्षेत्र? शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल क्षेत्र किसको मिल जाता है? तो अंग्रेजों को मिल जाता है। किस संधि के बाद? तो संगौली की संधि के बाद। उस समय गवर्नर जनरल कौन रहता है? तो हेस्टिंग रहता है। अगला जो आता है लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन सा आता है? लॉर्ड विलियम बेटिंग आता है। 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। तो इससे संबंधित पॉइंट है कि लॉर्ड विलियम बेटिंग को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखा वो सब बंगाल के गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव के बाद जितने भी वारेन हेस्टिंग से लेकर इधर हम लोगों ने पढ़ा वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जबकि रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। अब जो होता है 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो सबसे पहला कौन होता है? तो ये लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। जबकि भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक दो बार फिर से आप देख लीजिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है? तो वारेन हेस्टिंग। जबकि भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग होता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बनता है। इसने सती प्रथा का अंत किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के समय में हुआ? तो किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगला जो आता है लॉर्ड डलहौजी आता है। कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो ये इसका समय रहता है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को हड़प नीति का जनक कहा जाता है।
तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि हड़प नीति का जनक कौन था। हड़प नीति का जनक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। हड़प नीति क्या थी? भारत के राज्यों को किसी भी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना था। इसकी यही नीति हड़प नीति कहलाई। तो हड़प नीति का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी बनता है। इसने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का क्या करता है? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेता है। किस युद्ध के बाद? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो जाता है। अगला पॉइंट है कि डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले रेलवे किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगला पॉइंट है कि गुड्स ऑफ डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो गुड्स ऑफ डिस्पैच को कहा जाता है। इसे लागू किसने किया था? तो इसे 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने गुड्स ऑफ डिस्पैच को लागू किया, जिसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला पॉइंट कि डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह का उत्थान किया। तो विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत फिर कहाँ से होती है? तो डलहौजी के शासनकाल से। जबकि सती प्रथा का अंत कहाँ से होता है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय में। सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल से होता है? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय से। अगला पॉइंट है कि डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर समझ में आई हैं तो अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लगातार आपको हमारे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो भी इससे आगे गवर्नर जनरल छूटे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि भारत में अब नए पद वायसराय, इन्हीं गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।